IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं, खुशी सब कुछ है। पर ये बात आप इतने आत्मविश्वास से तब कह सकते हैं जब आप बहुत खुश हो। इंसान आदिकाल से ही व्यापार करता आ रहा है, पर चिकित्सा में प्रगति और वैश्वीकरण की बदौलत स्थिर आय में होने वाली वृद्धि के कारण इंसान लंबे समय तक जीवित रहता है। और हमने भविष्य के लिए बचत करना शुरू करके अपनी सुरक्षितता सुनिश्चित कर ली है। बचत और निवेश करना महत्वपूर्ण है। ये हमें स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आज वयस्क लोग पैसे का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शुक्र है इंटरनेट यहाँ भी हमारे बचाव में हाजिर है। फिंगर टिप्स पर सारी जानकारी और सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न ऐप्स के साथ अपने फाइनेंस को नेविगेट करना सीखना अब आसान हो गया है। पर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सेवाएं सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए भी उपलब्ध हो। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और मैं हूँ निवेदिता, मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन ने औपचारिक बचत और वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट्स तक की पहुंच को आसान बनाया है। तुमने पैसे बचाने का सबसे अनोखा तरीका कौन सा सुना है? तुम्हें पता है ना, लोग चावल और दाल के डिब्बों में पैसे रखते हैं ताकि कोई इसे चुरा ना ले। तुमने कौन सा तरीका सुना है? काश मुझे तुम्हें इतना डार्क एग्जाम्पल न देना पड़ता, पर बता ही देता हूँ। ये कहानी तब की है जब मेरी माँ देहरादून में बड़ी हो रही थी। मेरे नाना के एक पारिवारिक मित्र थे जो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से खाली हाथ भारत आए थे। उन्होंने एक घर में आश्रय लिया जो एक ऐसे परिवार का घर था जो पाकिस्तान में बस गया था। कई साल बाद उन्होंने घर की मरम्मत करवाने का फैसला किया और मरम्मत के दौरान जब एक दीवार को गिराया तब उसमें से सोने से बनी एक ईंट निकली। जाहिर है जो परिवार पाकिस्तान में बस गया था उसने अपनी बचत के पैसों से सोना खरीदकर उसकी ईंट बनाकर दीवार में छिपा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वे वापस आकर उसे ले जाएंगे। अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ और सब मेरे नाना के दोस्त को ईंटों वाले बाबा जी या मैन विद द गोल्डन ब्रिक्स के नाम से जानने लगे। वाह, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये जितना फैसिनेटिंग है उतना ही ट्रेजिक भी है। वो तो है, और ये कहानी किसी भी तरह अनोखी नहीं है। बंटवारे के वक्त ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि तब से हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से गुजरे हैं और एक ओपन मार्केट इकोनॉमी में बदल गए हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। भारत का बचत दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। 2021 में घरेलू बचत दर 29.3% था, जो वैश्विक औसत 26.9% से ज्यादा था। पर क्या इसका ज्यादातर हिस्सा सोने और रियल एस्टेट में नहीं है? खासकर रियल एस्टेट, क्योंकि इसे थोड़े समय में लिक्विडेट करना मुश्किल है। RBI के अनुसार 77% भारतीय परिवार अपनी संपत्ति को रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। दरअसल ये एक ऐसी आदत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे माता पिता की पीढ़ी 60 और 70 के दशक में बड़ी हुई, जब उनके पास पैसे बचाने के सीमित साधन थे और आर्थिक गतिशीलता मुश्किल थी। पैसे खर्च करने के रास्ते भी कम थे, इसलिए रियल एस्टेट में निवेश करना शायद ठीक था। पर हमारे लिए ये बात लागू नहीं होती। मैं तुमसे सहमत हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि शायद हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है।
पुरानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों से लेकर अब हमारे पास आरबीआई गोल्ड बॉन्ड, इंडेक्स फंड और ब्लॉक पर नवीनतम क्रिप्टो करेंसी भी है। दरअसल व्यवहार विज्ञान में इसे चॉइस पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें विकल्पों की प्रचुरता होती है, वो हमें बेहतर विकल्प चुनने में मदद करने के बजाय हमें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां विकल्प चुनना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट हाफ बिलियन पर फोकस करने वाली इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म ओमीडिया नेटवर्क इंडिया की निवेशक ट्रेसा मैथ्यू इस बारे में बात कर रही हैं। व्यवसाय का स्वाभाविक इंसेंटिव बाजार के शीर्ष स्तर की सेवा करना है और स्क्रिप्ट बॉक्स ने आम निवेशक के लिए किफायती दीर्घकालिक बचत उत्पादों को सुलभ बनाने का ये बहुत अलग दृष्टिकोण अपनाया। एआई पर आधारित टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैसलों की जटिलता कम हो जाती है। मुझे लगता है कि डिसीजन फटीग वित्तीय स्वास्थ्य के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। मेरा मतलब है, ग्राहकों को सैकड़ों म्यूचुअल फंड, हजारों सूचीबद्ध शेयरों वगैरह में से चुनना बहुत मुश्किल लगता है और स्क्रिप्ट बॉक्स ने निवेश प्रक्रिया की जटिलता को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच अपनाया है, जिससे उनके विश्वास में सुधार हुआ है और फिर से आम निवेशक को नियमित बचत की निवेश की आदत डालना। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग निवेश के नए रूपों से कतराते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी जिन्हें सेबी और आरबीआई भारी रूप से विनियमित करते हैं। वैसे मेरे मन में भी इस बात को लेकर उलझन है कि मैं अपने पैसों के साथ क्या करूं। ओह, वैसे तुम अकेली नहीं हो। इसमें तुम्हारे और अन्य लाखों भारतीयों के साथ मैं भी शामिल हूँ। हम में से ज्यादातर लोगों के पास विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए समझ और रास्ते की कमी है। पर अब हालात बदल रहे हैं। प्रौद्योगिकी निवेश में विशेषज्ञता और पारदर्शिता दोनों तक पहुंचना आसान बना रही है। वास्तव में ऐसी ही एक चीज ने अतुल सिंघल को स्क्रिप्ट बॉक्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ये एक डिजिटल धन प्रबंधन कंपनी है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर बाजार के उपभोक्ताओं को किफायती लॉन्ग टर्म वित्तीय बचत उत्पादों तक पहुंच प्रदान करना है, जिन्हें धन प्रबंधन फर्मों और वितरकों द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है। अतुल अपने माता पिता के साथ 1 लाख की राशि निवेश करने के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो दोनों अलग अलग लोगों को प्रबंधन के लिए पैसा सौंपना चाहते थे। अतुल फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से है, इसलिए उन्होंने इसकी जड़ तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके माता पिता जिन लोगों को पैसा देना चाहते थे, उनमें से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो जहां उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा, उसके आधार पर निवेश उत्पादों की सिफारिश करेगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि आपको सिर्फ फी बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर से वित्तीय सलाह लेनी चाहिए, ताकि वे आपके जीवन के लक्ष्यों के आधार पर निवेश उत्पादों की सिफारिश करें, न कि उनकी जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। सही कहा। पर तुम्हें पता भी है कि देश में सभी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार कितने हैं? शायद कुछ लाख नहीं, बस लगभग 1300। भारत में प्रति 76,510 निवेशकों पर सिर्फ एक निवेश सलाहकार उपलब्ध है। और ये तो सिर्फ वर्तमान निवेशकों की बात हुई। उन लोगों का क्या जो अपनी निवेश यात्रा अब शुरू करने जा रहे हैं? उनकी संख्या तो लाखों में होगी। वैसे एक व्यक्ति के लिए 76,000 लोगों को संभालना पहले से ही बहुत मुश्किल है। स्पष्ट रूप से पर्याप्त निवेश सलाहकार नहीं है और इन निवेशकों के लिए 76,000 तो छोड़िए, 1,000 लोगों पर भी ध्यान देना मानवीय रूप से नामुमकिन है। और जब भारतीयों की बचत और निवेश की बात आती है तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। स्क्रिप्ट बॉक्स से अतुल हमें इस बारे में बताएंगे। मुझे लगता है कि चारों ओर एक और बुनियादी सवाल है। आपने कहा कि भारतीय अच्छी तरह बचत करते हैं या बचत भारतीयों की संस्कृति रही है, पर बचत हमेशा संकट के समय के लिए की जाती है, ज्यादा पैसे कमाने या बेहतर जीवन जीने के लिए नहीं। तो लोगों ने बचत ऐसी की जैसे हमने अपने माता पिता के बारे में बात की। उन्होंने हमेशा संकट के समय काम आए इसलिए बचत की। तो चाहे वो पैसे गद्दे के नीचे रखें या फिक्स डिपॉजिट में, सुरक्षा हमेशा बुनियादी थी। और इसीलिए एलआईसी या जीवन बीमा निगम इतना बड़ा धन प्रबंधक, परिसंपत्ति प्रबंधक है, क्योंकि लोगों को ये सुरक्षित लगता था। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि लोग बेहतर जीवन जीने के लिए या बेहतर परिणाम के लिए बचत नहीं कर रहे। मैं इस बात से सहमत हूं कि जेन जी
निश्चित रूप से हम मिलेनियल्स की तुलना में ज्यादा सावधान हैं। पर एक समस्या है, ट्रेडिंग, अल्पकालिक रिटर्न, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले स्टॉक आदि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिनफ्लुएंसर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, जो इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग उनकी सलाह को अंतिम सत्य मान लेते हैं। बैंकरों और प्रबंधन सलाहकारों की सलाह लेना तो भूल जाइए। यहाँ तक कि फिटनेस और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स भी बिना किसी जांच के इस पर सलाह दे रहे हैं। ये वास्तव में एक समस्या है और हम सभी जानते हैं कि धन का निर्माण करने के लिए सिर्फ दीर्घकालिक निवेश ही विश्वसनीय रिटर्न देता है। अतुल भी इसी बारे में बात कर रहे थे, लक्ष्य आधारित निवेश। और ये भारत में कैसे काम करता है, सुनते हैं अतुल से। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक निश्चित स्तर पर पैसा फंजिबल है। हम अलग अलग लक्ष्यों के लिए जैम जार पसंद करते हैं और देखते हैं कि लोग लक्ष्यों के आसपास योजना बनाते हैं। आमतौर पर लोग निवेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं सोचता हूँ मुझे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए या 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे अपने घर के लिए लगभग 3 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए चाहिए और 2-3 करोड़ रिटायरमेंट के लिए चाहिए वगैरह वगैरह। पर सब मिलाकर मुझे 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो मैं 50,000 रुपए से शुरू करूंगा। इसका मतलब है कि जाहिर तौर पर इंसान का दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है। इसलिए हम लोगों को एक ही स्थान तक पहुंचने के लिए कई रास्ते दिखाते हैं। जैसे ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, वैसे ही हम लोगों को कई रास्ते दिखाते हैं। कुछ लोग सीधे और संकीर्ण रास्ते पसंद करते हैं और जैम जार को बहुत अलग रखते हैं। पर आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की जरूरत है, इस सवाल का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही डर को भी दूर करना है ना? अगर मैं आज आपसे कहूं कि जब आप आज से 20 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, और हम लोगों से कहते रहते हैं कि मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, ये मिथ हमें बहुत जल्दी ही तोड़ देनी चाहिए। आज लोग 90-95 साल तक जीते हैं। मेरा मतलब है कि हमारे माता पिता 80, 82, 85 साल तक जी रहे हैं। उम्मीद है उनकी उम्र और बढ़ जाए। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 20 से 40 की उम्र के बीच 20 साल तक काम करेंगे और फिर उन पैसों का इस्तेमाल अगले 50 साल तक करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अभी से बेहतर प्लान बनाना पड़ेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य से, उस मात्रा से डर को दूर करना है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, मतलब आपको 10 करोड़ रुपए तक पहुंचना है, क्योंकि जीवन भर के खर्च के लिए सिर्फ 50,000 रुपए प्रतिमाह का निवेश करने पर अब से 30 साल बाद आप वहां पहुंच जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्दी होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, निवेशित रहें, निवेश करते रहें। स्क्रिप्ट बॉक्स इस समस्या को 2 प्रमुख तरीकों से हल करता है। वे निवेश को कुछ सरल हिस्सों में बांटता है, जैसे शॉर्ट टर्म लक्ष्य और लॉन्ग टर्म लक्ष्य। लेकिन क्या होगा अगर मुझे नहीं पता कि मेरे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है? बाल शिक्षा, रिटायर कॉन्फिडेंट जैसी योजनाओं के बारे में क्या ख्याल है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे निवेश दृष्टिकोणों की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक लगती है। इसके बाद लोग सेक्टर और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर कई म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हाँ, रिटायर कॉन्फिडेंट लक्ष्य मुझे तो सही लगता है। इसे समझाना बहुत आसान है। मुझे लगता है मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है और मुझे स्विच करना चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं? इसी वजह से यूजर्स को स्क्रिप्ट बॉक्स पसंद है। हमने एकता छाबरिया से बात की, जो बेंगलुरु में रहती हैं। वो भी इस बात से जूझ रही थी कि अपने पैसों का सर्वोत्तम निवेश कैसे किया जाए। एकता हमें बताएंगी कि उन्होंने स्क्रिप्ट बॉक्स को क्यों चुना। मेरी रुचि के स्तर और मेरी मेंटल बैंडविड्थ के हिसाब से मैं उन लोगों की श्रेणी में नहीं आती जो बड़े पैमाने पर खोज करेंगे कि उन्हें अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए और किस प्रकार के म्यूचुअल फंडों पर ध्यान देना चाहिए। स्क्रिप्ट बॉक्स ने मेरा काम आसान कर दिया है। मैंने बस अपनी बुनियादी वित्तीय जानकारी डाली और मेरे सामने निवेश योजनाओं का एक पूरा समूह आ गया जो मेरे लिए उपयोगी होगा। और मुझे स्क्रिप्ट बॉक्स की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। इससे मुझे स्पष्टता मिलती है कि मैं अपना पैसा कहाँ निवेश कर सकती हूँ। वो अल्पकालिक निवेश होना चाहिए या दीर्घकालिक निवेश होना चाहिए। उनके पास इमरजेंसी फंड नाम की चीज भी है जो बहुत उपयोगी है, जिसमें मैं निवेश कर सकती हूँ और फिर जब भी जरूरत हो सिर्फ एक क्लिक से पैसे निकाल सकती हूँ। उनके पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, जहाँ वे खुद सुझाव देते हैं कि किस प्रकार के निवेश से मुझे अपने वेतन पर कर बचाने में मदद मिलेगी। इस तरह की योजनाओं से मेरे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि मैं अपना पैसा कैसे बढ़ा सकती हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जब मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड्स के लिए प्लान्स चुन रही हूँ
तो मुझे खोज करने की जरूरत नहीं कि मुझे किस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक विकल्प है जिसे वो रिकमेंडेशंस दिखाते हैं, जिसमें मैं उस निवेश पर कितने संभावित रिटर्न की उम्मीद कर सकती हूँ ये भी शामिल है। इसलिए पैसा निवेश करने की पूरी प्रक्रिया मेरे जैसे एमेच्योर के लिए भी बहुत आसान हो गई है, जिनके पास निवेश के सही विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैं उनसे सहमत हूँ। जब तक आप वास्तव में वित्तीय बाजारों को नहीं समझते, सही जगहों पर निवेश करना सबसे कठिन कामों में से एक है। हाँ, मैं पुष्टि कर सकती हूँ कि मैं कभी भी निश्चित नहीं थी कि मुझे अपने पैसे कैसे निवेश करने हैं, और जब आप पहली बार कमाना शुरू करते हैं तो ये डरावना होता है, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि आप गलत विकल्प चुनेंगे। स्क्रिप्ट बॉक्स इसे समझता है और स्वचालित पोर्टफोलियो समीक्षा करता है और फंड जोड़ने या हटाने का सुझाव देता है। आप निवेश सलाह से सहमत हो सकते हैं या उसे ना मानकर अपने मन की भी कर सकते हैं, जिससे विकल्प सीधे आपके हाथों में आ जाता है। तो ये सिर्फ खरीदने और बेचने का मंच नहीं है, बल्कि एक डिजिटल धन प्रबंधक है। मुझे एक डिजिटल धन प्रबंधक की आवश्यकता है। हाँ, यही इसका सही वर्णन है। पर ये सब उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास स्थिर नौकरियां है, जो शहरों में रहते हैं और कॉर्पोरेट में काम करते हैं। मेरा मतलब है कि तुम और मैं रिटायर कॉन्फिडेंट के बारे में सोच सकते हैं, पर भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बड़ी तादाद के लक्ष्य, जरूरतें और चाहत बहुत अलग है। स्मार्टफोन उनकी कैसे मदद कर रहा है? इस बारे में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्मार्टफोन नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। 90% भारतीय भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और उनमें से 85% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो हम यहाँ उन 800 मिलियन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका भारत की जीडीपी में योगदान 50% से ज्यादा है। भारत के नेक्स्ट हाफ बिलियन का विशाल पैमाना उनके लिए बचत और वेल्थ सॉल्यूशंस पर विचार करना महत्वपूर्ण बनाता है। हमने इस दिशा में पहला कदम उठा लिया है। अगस्त 2022 तक लगभग 46 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 56% खाता धारक महिलाएं हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। हालांकि एक खाता होने से बचत करने में मदद मिलती है, पर इसमें 2 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल नहीं हैं: बचाए गए पैसे को बढ़ाना और क्रेडिट तक पहुंच। इसी समस्या ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नताशा जेठानंदानी के साथ साथ कलाइडोफिन के संस्थापकों सुचरिता मुखर्जी और पुनीत गुप्ता को भी परेशान कर दिया। नताशा दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में सॉफ्टवेयर और डेटा को समझने के बैकग्राउंड से हैं, और जब वो भारत लौटी तो उन्होंने पहली बार मोबाइल इंटरनेट की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा। तो अब तुम्हारे लिए क्विज टाइम निवेदिता। 2022 तक शहरी भारत में लगभग 360 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। तुम्हें क्या लगता है, ग्रामीण भारत में कितने इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे? लगभग 200 मिलियन के आसपास। लगभग 400 मिलियन। क्या ग्रामीण भारत में शहर के मुकाबले ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है? हाँ, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो हम में से ज्यादातर शहरी निवासियों ने नजरअंदाज कर दिया है। पर मुझे लगता है कि नताशा से ये नजरअंदाज नहीं हुआ होगा। उन्होंने सीटीओ के तौर पर कलाइडोफिन ज्वाइन किया। कलाइडोफिन एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है जो एनएचबी कंज्यूमर्स को उनके लक्ष्यों के अनुसार सही वित्तीय उत्पाद की सलाह देता है। ये तो सुनने में किसी भी फिनटेक जैसा ही लगता है। उन्हें अलग क्या बनाता है? उनका कस्टमर बेस। उनमें से ज्यादातर औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है और उनमें से ज्यादातर किसी की क्रेडिट हिस्ट्रीज भी नहीं है। शायद उनके पास नियमित साप्ताहिक या मासिक आय भी ना हो। पर इतना ही नहीं, मैं नताशा से कहूंगी हमें इसकी बारीकियां बताए। जरूर। मुझे लगता है कि फिलहाल किसी भी तरह की बचत समाधान का एक्सेस मौजूद नहीं है। इस डेमोग्राफिक के पास बचत के बहुत ही कम विकल्प है। हमने महसूस किया है कि अक्सर हम जिन ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं उनमें से कई ग्राहक उन्हीं सेविंग्स प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जिन तक उनकी वास्तव में पहुंच होती है। उनके पास बैंक खातों की एक्सेस है जो उन्होंने ही खोले हैं और उस फ्रंट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पर अगर आप देखें तो इन बैंक खातों का उपयोग बहुत कम होता है और इसकी वजह अक्सर बैंक से घर की दूरी होती है। उदाहरण के लिए, लोगों को निकटतम बैंक शाखा या निकटतम एटीएम तक जाना पड़ता है, जो कभी-कभी काफी मुश्किल हो जाता है।
और इसमें बहुत सारी अनिर्दिष्ट फीस भी सामने आती है। ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं जो लोगों को खातों या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स जैसे अन्य उत्पादों का आराम से उपयोग करने से रोकते हैं। इसीलिए लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, और क्योंकि उनकी बचत करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए वे लोग जो रकम रिकरिंग फैशन में बचा सकते हैं वो बहुत कम है, और इसीलिए ज्यादातर फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स इन ग्राहकों के साथ काम नहीं करते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक वास्तविक संयोजन है ग्राहक की ओर से पहुंच की कमी का और फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स की कमी का भी, जो इस सेगमेंट तक पहुंचना चाहते हैं। और मैं कहती हूँ, अगर आप दूसरी तरफ से देखें, यानी कि क्रेडिट की एक्सेस, तो ये भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है। विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक फिन इंडेक्स रिपोर्ट में भी दिखाया है कि फाइनेंशियल रेसिलियंस वास्तव में कितना प्रभावित हुआ है। लगभग 70% भारतीयों ने उस सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया दी कि उन्हें इमरजेंसी फंड्स तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। नताशा सही कह रही है। देश में सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर का लगभग 63% जेब से खर्च किया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जिसका मतलब ये है कि कई लोगों को हेल्थ इमरजेंसी में इमरजेंसी फंड्स तक एक्सेस की जरूरत पड़ती है, या हो सकता है कि उनके पास ऐसे फंड्स का कोई एक्सेस ना हो। और बात सिर्फ इमरजेंसीज की नहीं है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नैनो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें माइक्रो लोन्स की जरूरत होती है, कभी कभी तो सिर्फ कुछ हजार रुपए, पर उस तक पहुंचना आसान नहीं है। नताशा फिर से हमें समझाएंगी ऐसा क्यों? अभी क्रेडिट की मांग बड़े पैमाने पर पूरी नहीं हो रही है। इसकी वजह अक्सर ये होती है कि बड़े बैंकिंग प्रोवाइडर्स क्रेडिट स्कोर पर भरोसा करते हैं और इस ग्राहक का क्रेडिट स्कोर स्वाभाविक रूप से कम है। यहाँ तक कि अगर क्रेडिट स्कोर है भी, तब भी वे हमेशा लोअर रेंज में ही होते हैं, क्योंकि ये नॉन सैलरीड लोग हैं। वे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनमें से कई टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन श्रेणियों में नहीं आते हैं। वे लोअर इनकम सेगमेंट्स में हैं, और ये सब उनके लिए सही प्रकार के सही उत्पादों का क्रेडिट प्राप्त करना बहुत कठिन बना देता है। तो कलाइडोफिन इसे कैसे हल करता है? मुझे लगता है कि वो भी क्रेडिट स्कोर के बिना तो पैसे उधार नहीं देना चाहेंगे। साथ ही एनएचबी की कई जरूरतें तत्काल होंगी और उनके पास औपचारिक चैनलों से गुजरने का वक्त नहीं होगा। ओह, और भी कई समस्याएं हैं। वित्तीय समाधानों के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें एक दिन की छुट्टी लेनी होगी, जिसका मतलब है कि उन्हें एक दिन की मजदूरी भी गंवानी पड़ेगी। उन्हें औपचारिक संस्थानों में ज्यादा भरोसा भी नहीं है, क्योंकि उनके जानने वाले लगभग किसी भी इंसान ने उनका उपयोग नहीं किया होगा, क्योंकि एनएचबी के लोग आमतौर पर सोना खरीदते हैं या चिट फंड में निवेश करते हैं। निवेदिता, तुम बस समस्याओं का अंबार लगा रही हो। ये भी बताओ कि कलाइडोफिन इसे हल करने के लिए क्या कर रहा है? तो ग्राहक जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट स्क्रिप्ट बॉक्स का उपयोग करने वालों जैसा ही होता है। ये लक्ष्य आधारित निवेश है। बस एनएचबी के लक्ष्य काफी भिन्न दिखाई दे सकते हैं। वे छोटे लक्ष्यों का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना या बेटी की शादी जैसे बड़े लक्ष्य। और इन लक्ष्यों के लिए आवश्यक साख निर्धारित करने के लिए क्लाइडोफिन ने एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाया है। फिर से सुनते हैं नताशा को। हमने बैक एंड में बहुत सारी तकनीक बनाई है जो हमें किसी भी ग्राहक को सही समाधान का सुझाव देने में मदद करती है, और हमने उन तकनीकों में काफी निवेश किया है। ग्राहक के व्यक्तित्व को समझना, समाधान के तौर पर उनके लिए क्या सही है, ये अनुमान लगाना, चाहे वो बचत पक्ष पर हो या सही क्रेडिट उत्पाद। की स्कोर हमारा एक और बड़ा निवेश है, जिससे हमें एक बहुत मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आधारित ऑटोमेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल दे सकते हैं। इसका उपयोग इन ग्राहकों को अंडरराइट करने के लिए किया जा सकता है, और हम उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं जो आज क्रेडिट स्कोर द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की कमी से उत्पन्न होती है। हम कविता नाम की हमारी एक ग्राहक का उदाहरण लेते हैं, जो हमारी सबसे पुरानी ग्राहकों में से एक है। वो इलाहाबाद के बाहरी इलाकों में रहती हैं। वो एक छोटी सी दुकान में वेफर्स, पानी की बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी किराना सामग्री बेचती हैं, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर स्टडी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए वो स्मार्टफोन का उपयोग करती हैं। वो और किसी तरह की वित्तीय लेन देन के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं करती। वो व्हाट्सएप, यूट्यूब का इस्तेमाल करती हैं।
उसने अपने क्षेत्र के माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कई लोन्स लिए हैं और कविता को कैलिडोफिन के बारे में पहली बार उस माइक्रो फाइनेंस संस्थान के माध्यम से पता चला, जिसके साथ वो पहले से ही काम करती है और जिससे उसने लोन लिया है। और हमने भी यही अपनाया है ना? हमने जिसे अडॉप्ट किया है उसे टेक और टच मॉडल कहते हैं। हम माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, छोटे बैंकों, सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं जिनका हमारे लक्षित ग्राहकों के साथ पहले से ही रिश्ता है। इससे विश्वास की समस्या निश्चित रूप से हल हो जाती है, क्योंकि एक ग्राहक उस संस्थान पर भरोसा करेगा जहां से उसने पहले लोन लिया है या जिस बैंक में उसका खाता है। पर फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कहाँ आती है? सारा काम तो वित्तीय संस्थान और उनके एजेंटों द्वारा किया जाता है ना? पर यही बात टेक एंड टच मॉडल को अद्वितीय बनाती है। एजेंट ग्राहक को अपने साथ जोड़ने के लिए कलाइडोफिन की तकनीक का उपयोग करता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कलाइडोफिन के 97% ग्राहक महिलाएं हैं जो डिजिटल विभाजन से प्रभावित है। इनमें से काफी कम महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग करती है और कई महिलाओं को बैंक खाता संचालित करने के लिए परिवार के किसी सदस्य या एजेंट की सहायता की जरूरत पड़ती है। अब हम सुनेंगे कलाई सेल्वी कृष्णमूर्ति को, जो तमिलनाडु के धर्मपुरी की रहने वाली एक टेलर है। उनके पति एक दिहाड़ी मजदूर है और उनकी 3 बेटियां स्कूल में पढ़ती है। वो एक एजेंट की मदद से अपना व्यवसाय शुरू कर पाई। सर ने कहा कि अगर तुम हर महीना 500 रुपए अलग रखकर उसकी बचत करो तो वो पैसे अपने बेटी की शिक्षा और अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हो। हमें उनकी बात पसंद आई, इसलिए हमने एक खाता खोला। बचत का उपयोग करके मैं एक छोटी ट्यूशन शुरू करने का सोच रही हूँ। पर आप सोच रहे होंगे कि कलाइडोफिन ने कैसे तय किया कि उसे लोन दिया जा सकता है? मैं नताशा से कहूँगा हमें ये समझाए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। हम ये परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि हम उसके लिए डिजिटल आत्मविश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं ताकि वो वास्तव में हमारे साथ आत्मविश्वास से लेन देन कर सके, चाहे वो वॉइस बेस्ड चैनल्स के माध्यम से हो या उसी स्मार्टफोन के माध्यम से जिसका इस्तेमाल वो अन्य कामों के लिए करती हैं। पर हम उसे अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए भी इसका उपयोग करना कैसे सिखा सकते हैं? हम ग्राहक के साथ सही संचार में निवेश करते हैं। मैंने गोल ओरिएंटेड अप्रोच का उल्लेख किया। हम उत्पादों के बारे में ग्राहक से बातचीत करने के दौरान भी विचारों की उस श्रृंखला को जारी रखते हैं। आपने एक गोल के साथ शुरुआत की, आपके अन्य गोल्स भी हैं जिन्हें इस बात से जोड़ा जा सकता है कि आप उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं। हम सर्विसेज को बंडल करते हैं, हम इसे की कैश के रूप में देते हैं। हमारे ग्राहक हमें वैसे ही देखते हैं जैसे कि बचत या क्रेडिट के साथ साथ इंश्योरेंस का एक बंडल हो गया। और इसीलिए ग्राहकों को कई चीजों के बारे में कॉग्निटिवली सोचने की जरूरत नहीं है। इसे एक सीमलेस वन स्टॉप प्रोसेस के रूप में पेश किया जाता है। इसीलिए जब वो ब्रांड पर भरोसा करते हैं और ब्रांड की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू करते हैं और ब्रांड्स के उत्पादों को महत्व देते हैं, तो ये उन्हें अन्य समाधान चुनने के विकल्प देता है। भले ही उसने शुरुआत बचत से की हो, पर वो क्रेडिट ऑफरिंग का विकल्प चुन सकती है, या उसने हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले लोन से शुरुआत की हो, पर फिर वो अतिरिक्त रूप से बचत करना भी शुरू कर सकती है। अब मुझे समझ आया कि ट्रस्ट एंड टेक का समाधान कैसे किया जा रहा है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि की स्कोर कैसे बनाया जा सकता है। ग्राहकों की पिछली बचत और क्रेडिट हिस्ट्री क्रेडिट स्कोर बनाने में महत्वपूर्ण इनपुट बन जाएंगे। इससे आय में मौसमी बदलाव और इकोनॉमिक शॉक्स भी सामने आएंगे, जिससे ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराने से थक जाएंगे। मैं नताशा से कहूंगा इस बात पर और प्रकाश डालें। भले इन ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, पर उनकी क्रेडिट ब्यूरो हिस्ट्री में पिछले लोन्स के बारे में ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है, खासकर अगर उन्हें माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से लिया है। कुछ ऐसे ही संस्थान हैं जो इस ग्राहक वर्ग के लिए क्रेडिट का एक्सेस देते हैं, इसलिए ग्राहक इसे ग्रुप लोन के तौर पर एक्सेस कर सकता है। हो सकता है कि उसके पास ऐसा कोई क्रेडिट स्कोर ना हो जो उसे किसी अन्य बैंक लोन का एक्सेस दे, जो उसके पास आज भी नहीं है, पर वो ग्रुप लोन और वो जानकारी वक्त के चलते इतिहास बनाती है और उसका परफॉर्मेंस उन लोन्स के साथ उसका व्यवहार बहुत सारी जानकारी जोड़ता है। और इसीलिए हम बेसिक्स पर वापस चले गए हैं।
हमने वास्तव में उस प्रकार के डेटा सोर्सेस पर गौर किया है जो हमें उसके पिछले क्रेडिट बिहेवियर के साथ साथ अन्य पिछले बिहेवियरल इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी प्रदान करते हैं जहां भी हमारी पहुंच हो। लोन एप्लीकेशन की जानकारी, जनसांख्यिकी जानकारी बहुत सारे दिलचस्प इंडिकेटर्स दे सकती है और अन्य कई दिलचस्प इंडिकेटर्स भी हैं। उसका टेलीकॉम यूजर्स अन्य प्रकार के अल्टरनेट डेटा सोर्सेस भी काफी वैल्यू ऐड करते हैं। मैं कहूंगी कि ये एक मिक्स है और हमारे पास अभी 25 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों के डेटा का एक्सेस है और हमने जो मॉडल्स बनाए हैं वो काफी वैल्यू ऐड करने वाले और डेटा की बहुत बड़ी मात्रा है। हम अन्य बारीकियों को भी तराशते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में एवरेज डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वहाँ ऐसे कौन से पर्यावरणीय जोखिम या प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे कुछ ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की एडिशनल डेटा साइंस वैल्यू हमें विभिन्न प्रकार के जोखिम और खासकर पर्यावरणीय या भौगोलिक जोखिम का भी अनुमान लगाने में मदद करती है। इन्हीं कारणों से ट्रीजा मैथ्यू ने कलाइडोफिन में निवेश करने का फैसला किया। हाँ, तो कैलिडोफिन एक ऐसा मंच है जिसने ये फुल सर्विस अप्रोच अपनाया है। उनकी थीसिस ये थी कि जब सेविंग्स से लेकर इंश्योरेंस और क्रेडिट की और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात आती है तो NHB के अंदर का इनफॉर्मल सेगमेंट सबसे ज्यादा वंचित है और उन्होंने सेविंग्स फर्स्ट अप्रोच के साथ प्रवेश किया। और आपने सही कहा, ये सब NHB और खासकर इनफॉर्मल सेगमेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जहां तक क्रेडिट का सवाल है, आज बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। तो फिर वे लाइफ गोल्स के साथ एक दृष्टिकोण अपनाते हैं जहां आप सहमत होंगे कि म्यूचुअल फंड वगैरह बहुत जटिल है। इसीलिए वे मूल रूप से इन 2-3 उत्पादों को विकसित करते हैं जो लाइफ गोल्स पर आधारित है, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, घर की मरम्मत वगैरह, जो इसे ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है और उन्हें नियमित बचत की आदत डालता है। तो इस प्रकार सेविंग्स साइड को क्रेडिट स्टैंड पॉइंट से संबोधित किया गया। ऐतिहासिक रूप से इस अनौपचारिक खंड यानी कि NHB के निचले छोर को माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जहां क्रेडिट को व्यक्तिगत रूप से अंडरराइट नहीं किया जाता। इसे डेटा का उपयोग करके अंडरराइट नहीं किया जाता, पर ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल के साथ काम करता है, जहां ये सिद्ध हो चुका है कि चूंकि लोग पूरे ग्रुप की जॉइंट लायबिलिटी ले रहे हैं, इसीलिए कलेक्शन एफिशिएंसीज 99% जितनी ऊंची है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी जटिल समस्या को विभाजित करके और हर कदम पर सोच समझकर हल करने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो तो है। और एक महिला के जीवन में स्मार्टफोन लाने का सरल कार्य घटनाओं की इस पूरी श्रृंखला को सक्षम बनाता है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।